इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, एक पुराना लीगल प्रिंसिपल है और वो ये है कि जब तक किसी आरोपी का गुनाह सिद्ध ना हो जाए तब तक कोर्ट उसे बेगुनाह मानेगी। इसी सिद्धांत पर चलते हुए आरोपी के कुछ अधिकार हैं, कुछ राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं जिनका आरोपी कोर्ट में प्रयोग कर सकता है। अब यदि आप किसी चेक बाउंस के मामले में फंसे हुए हो, आप उसमें आरोपी हो, एक्यूज्ड हो, आपने किसी को चेक दिया था, वो बाउंस हो गया, सामने वाले ने कोर्ट में आपके ऊपर केस कर दिया, आपको कोर्ट से सम्मन प्राप्त हो गया है। अब इस चेक बाउंस केस के अंतर्गत भी जो प्रक्रिया चलेगी उसमें आपके कुछ लीगल राइट्स हैं जिनका प्रयोग आप एक एक्यूज्ड होने के नाते कर सकते हो। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो राइट्स हैं वो मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहला राइट तो देखिए दोस्तों, आपका ये है कि जब आप कोर्ट में अपीयर होंगे अपने वकील साहब के साथ, तो आपको अगर कंप्लेंट की कॉपी नहीं मिली है, सामने वाले ने जो केस आपके ऊपर फाइल किया है उसकी पूरी डिटेल्ड कॉपी आपके पास नहीं है विद ऑल एनेक्सर्स कि उसने उसके साथ क्या क्या चीज़ें अटैच करके कोर्ट में फाइल की हैं, क्या लिखा है उसमें, तब तक आप अपना बचाव करेंगे ही कैसे। तो ये आपका प्रथम राइट है कि आप कोर्ट को ये बोल सकते हैं कि जनाब मुझे कंप्लेंट की कॉपी नहीं मिली है। दूसरे पक्ष को आदेश दें कि मुझे जो मेरे खिलाफ केस फाइल किया गया उसकी कंप्लीट कॉपी विद ऑल एनेक्सर्स मुझे प्रोवाइड कराई जाए। जज साहब जरूर आपकी इस बात को मानेंगे और दूसरी पार्टी को डायरेक्शन देंगे। और क्योंकि आप इस मुकदमे में एक पार्टी हो, एक्यूज्ड हो, तो आप सर्टिफाइड कॉपी भी चाहे तो उस कंप्लेंट की और अभी तक जितने आदेश उस केस में पारित हुए हैं उन सब की सर्टिफाइड कॉपी भी आप निकलवा सकते हो। ये आपका फर्स्ट राइट है। सेकंड अधिकार आता है दोस्तों आपका कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करने का कि जनाब मैं इस मामले को आपसी बातचीत से सेटल करना चाहता हूँ, मैटर को मध्यस्थता में मेडिएशन के लिए रेफर कर दे। अब ये आपका राइट नहीं है कि दूसरी पार्टी इस बात को माने ही माने और जज साहब आपकी बात को माने ही माने, परंतु ये कह दें, ये तो आपका अधिकार है ही। और आमतौर पे जो चेक बाउंस के मामले होते हैं उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जजों को भी, कोर्ट्स को भी मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि मामला सेटलमेंट से ख़त्म हो सकता है तो कर दिया जाए। तो अगर आप सेटलमेंट की या बातचीत की पेशकश करेंगे तो संभावना बहुत ज़्यादा है कि दूसरा पक्ष कंप्लेनेंट जिसको आपसे पैसे लेने हैं वो भी एक लंबी कोर्ट की प्रक्रिया से बचना चाहेगा, वो भी आपकी बात मान ले और जज साहब को यदि उचित लगता है तो दोनों पक्ष अगर हाँ बोलते हैं तो आपका मामला मेडिएशन में रेफ़र हो जाएगा। वहाँ पे बातचीत से आप मामले को सुलझा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। थर्ड इम्पोर्टेंट राइट जिसके बारे में लगभग हर आरोपी और एक्यूज जानना ही चाहता है अपने वकील से, वो है जमानत लेने का अधिकार है या नहीं है, बेल का अधिकार। अब सेक्शन 138 है जो NI एक्ट की, इसमें दोषी पाए जाने पे 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और ये एक जमानती अपराध है, बेलेबल ऑफेंस है। और जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसकी सेक्शन 478 478 के हिसाब से आप बेल लेने के लिए एंटाइटल्ड हैं। तो अगर आपके खिलाफ कोई नॉन बेलेबल वारंट इशू नहीं हो रखा है और आप समय पे कोर्ट में अपीयर हो गए हो, कोई अपवाद वाली स्थिति नहीं है, तो बेल लेने के लिए आप एंटाइटल्ड हो। कोर्ट जो शर्तें रखेगी श्योरिटी की, जमानत की, बॉन्ड की, यदि आप उन्हें पूरा करते हैं तो कोर्ट आपको जमानत दे देगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे जजमेंट में ये कहा है कि जेल इज़ एक्सेप्शन एंड बेल इज़ द रूल। उल्टा भी बोलते हैं इसको, बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन, कि जमानत देने का ही नियम है, जेल तो बहुत ही एक्सेप्शन की, अपवाद की स्थिति में ही किसी को दी जानी चाहिए। फिर ये जो चेक बाउंसा केस है ये एक प्योर क्रिमिनल कैटेगरी वाला केस नहीं आता, इसकी तुलना हम कोई मर्डर, रेप या जो हीनियस क्राइम है उनसे नहीं कर सकते हैं। ये एक किस्म से सिविल नेचर का ही केस होता है जिसको क्रिमिनल कलर के कपड़े पहना दिए गए हैं स्टैच्यूट कानून के माध्यम से, ताकि थोड़ी विश्वसनीयता लोगों में चेक के बारे में और जो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में बने, लोग इसका मजाक ना बना लें।
तो आपको बेल लेने का अधिकार है चेक बाउंस केस में। ये एक बेलेबल ऑफेंस है। दोस्तों, आपका फोर्थ राइट ये है कि कोर्ट में आप एनआई एक्ट की सेक्शन 145 सबसेक्शन 2 145(2) की एप्लीकेशन बोलते हैं इसे, 145(2) की एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर सकते हैं, जहां पर आप जज साहब से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑनरेबल कोर्ट को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जनाब जो कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है, जिसने हम पे केस डाला है, वो एक झूठा केस है और हम इसका और जो भी इसके विटनेस, अगर उसने कोई विटनेस अपने बना रखे हैं केस में, जो भी इनके गवाह हैं, इनका और इनके गवाहों का हम क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं। यानी हमारे वकील साहब शिकायतकर्ता को खड़ा करके पूछेंगे कोर्ट में कि हाँ भाई ये बताइए चेक कब दिया था, क्यों दिया था, जो जो सवाल आपके मन में अपनी बेगुनाही के लिए चल रहे हैं, वो वकील साहब सच्चाई उजागर करने के लिए उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। ऐसी एप्लीकेशन आप कोर्ट में दे सकते हो। और जज साहब को अगर ये लगता है कि हाँ भाई ठीक है, ये न्याय हित में है, आपको मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 118 और 139 जो है एनआई एक्ट की, उससे जो प्रिजम्पशन है वो चेक धारक के पक्ष में है, शिकायतकर्ता के पक्ष में, कि वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कानूनी रूप से ये सिद्ध करना कि मैं दोषी नहीं हूँ। आपके खाली मना कर देने से बात बन जाए ज़रूरी नहीं है। तो आपको सच्चाई निकालनी पड़ेगी, उसका बर्डन आपके ऊपर है। तो आप ये एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर सकते हैं। 99% केसेस में जज इस एप्लीकेशन को अप्रूव करते हैं और आपको एक मौका देते हैं कि आप शिकायतकर्ता और उसके अगर कोई और अन्य गवाह हैं तो उनको गवाह के कटघरे में खड़ा करके आप उनसे सवाल जवाब कर सकें ताकि सच्चाई बाहर निकल सके। दोस्तों, फिफ्थ राइट आपका एज एन एक्यूज चेक बाउंस केस में ये है कि यदि आप चाहें तो, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, आप अपना डिफेंस एविडेंस भी लीड कर सकते हैं। डिफेंस एविडेंस लीड करने का सरल भाषा में मतलब ये है कि यदि आपके पास भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, कोई सबूत है, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई वीडियो है, कोई गवाह है, कुछ भी है, तो आप अपने बचाव के लिए जो अपना एविडेंस है वो भी कोर्ट के सामने रख सकते हैं। ओरल एविडेंस भी दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी दे सकते हैं, और अगर कोई गवाह हैं, कोई व्यक्ति हैं, उन्हें भी कोर्ट में आप प्रोड्यूस कर सकते हो कि जनाब ये गवाह हैं जो मेरी बेगुनाही सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार आपको ये भी अधिकार है और डिफेंस एविडेंस आप लीड करें, कोर्ट इसको मना नहीं कर सकती, मना करती भी नहीं है। और आप सारी अपनी बेगुनाही की बातें, चीज़ें उस डिफेंस एविडेंस में कह सकते हो। इससे मिलती जुलती एक बात और भी है कि हो सकता है कि आपके पास कोई डिफेंस एविडेंस ना हो, कोई इस तरह अपने बचाव में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट या कोई गवाह ना हो, या हो तो वो आने के लिए तैयार ना हो, और आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई डिफेंस एविडेंस लीड करूंगा तो मेरे लिए ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि जब भी डिफेंस एविडेंस आप करेंगे, आपके गवाह करेंगे, तो दूसरे का वकील को भी राइट मिल जाएगा कि वो उनसे सवाल जवाब कर सके, उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके। तो आपका एक संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, साइलेंट रहने का भी है। आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आप अपने बचाव में डिफेंस एविडेंस लाएं ही लाएं, गवाही दे ही दे, गवाह पेश करें ही करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका मौन रहने का, चुप रहने का अधिकार है। और यदि आप इसी चीज़ पे रिलाई करना चाहते हो कि भाई सामने वाले ने मेरे ऊपर जो केस डाला है, मैं तो उसी के मटेरियल में कमियां निकाल लूँगा, उसी के क्रॉस एग्जामिनेशन से उसकी झूठ का पर्दाफाश कर दूंगा, और मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है कि मैं कोई और फर्दर अपनी तरफ से डिफेंस के लिए अपना कोई एविडेंस कोर्ट में पेश करूं। तो ये भी आपका अधिकार है कि आपको पेश करना है या नहीं करना है। दोस्तों, सिक्स्थ राइट एक जनरल सा राइट है, वो सभी को अवेलेबल है इस देश में। वो है कि यदि आपके खिलाफ कोई फैसला आ गया है, चाहे वो कोई इंटरिम फैसला हो या फाइनल ऑर्डर आ गया है जज का, आप उससे सहमत नहीं हैं, तो आप उस फैसले को चुनौती दे सकते हैं ऊपर वाली अदालत में। उस फैसले के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं, सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। दोस्तों, आपका सेवंथ जो राइट है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट राइट है। वो ये है कि काउंटर केस फाइल करने का अधिकार।
भले ही सामने वाले ने आपके ऊपर चेक बाउंस का केस फाइल कर दिया और आप उसमें आरोपी बन गए हो, परंतु आपका कहना है कि भाई इसने मेरा चेक चुराया था या मिसयूज करा था या खाली चेकबुक रखी थी इसने गलत मिसयूज किया या इसने मेरे साइन ही फोर्ज कर दिए तो फोर्जरी का मामला है। तो अगर या जो मैंने इससे पैसे लेने देने थे वो मैं दे चुका था, ये मेरे पैसे बनते ही नहीं हैं। तो आपके बचाव में चेक बाउंस वाले केस में आप जो कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं वो ठीक है, वो आपका राइट है, मैं बता चुका हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ये गलत है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ दीवानी अदालत में सिविल कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हो कि भाई ये मेरा लेन देन था इस व्यक्ति के साथ और ये मेरी लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती है और ये पैसे मैं दे चुका हूँ या नहीं दे चुका हूँ, हमारा हिसाब किताब इतने का था। तो आप सिविल कोर्ट में भी उसके खिलाफ जा सकते हो। और अगर उसने आपका चेक चुराई लिया या कोई फोर्जरी कर दी तो आपके पास पुलिस के पास जाने का अधिकार भी है। आप पुलिस में जाके उसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हो। पुलिस FIR दर्ज ना करे तो उसका सेपरेट प्रोसीजर है कि किस तरह आप डायरेक्ट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि जब आप इसी चेक से रिलेटेड कोई दूसरा मुकदमा करें तो कोर्ट दोनों मुकदमों को एक ही कोर्ट में ट्रांसफ़र करके एक ही जज साहब दोनों मुकदमों की एक साथ सुनवाई करने लग जाएं ताकि दो कॉन्ट्राडिक्टरी अलग अलग फाइंडिंग्स कोर्ट की ना हो। ऐसा संभव है, परंतु आपका अधिकार है कि अगर उसने आपके साथ फ्रॉड किया है, चीटिंग किया है, फोर्जरी की है, चोरी किया है तो आप उसके खिलाफ कानून के मुताबिक जो एक्शन लेना बनता है वो आप ले सकते हो। दैट्स योर राइट। अंत में दो बातें ये बता रहा हूँ कि जो आपके राइट नहीं है। आमतौर पे ये लोग मेरे से सवाल पूछते रहते हैं आरोपी कि सर क्या हमारा ये राइट है कि मैं इस केस को जो मेरे खिलाफ चल रहा है किसी फलाने शहर में, मैं वहाँ नहीं जा सकता, तो इस केस को मैं हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के या सुप्रीम कोर्ट में लगा के या कहीं पे भी इस केस को अपने शहर में ट्रांसफ़र करा लूँ। तो दोस्तों अगर आप आरोपी हैं चेक बाउंस में तो ऐसा कोई लीगल राइट आपके पास नहीं है। जिस शहर में भी चेक बाउंस का केस चल रहा है आपको उसी शहर में जाके लड़ना पड़ेगा। आप उस केस को अपने शहर में ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते, ये पहली बात है। दूसरा जो अक्सर मेरे से पूछा जाता है कि कई बार जो आरोपी होते हैं वो बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, 80 साल उनकी उम्र होती है या वो किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या हर तारीख पे हमारा कोर्ट में अपीयर होना ज़रूरी है, हमारी पर्सनल अपीयरेंस? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हमारे वकील साहब ही अपीयर होते रहें और मेरे आने की ज़रूरत ना पड़े? तो दोस्तों या मैं किसी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को भेज दूं, अपने कंपनी के एम्प्लॉय को भेज दूं, वो मेरी जगह आ जाए, ऐसा भी कहते हैं। ये भी दोस्तों एज एन एक्यूज्ड आपका राइट नहीं है, ये एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग है और इसमें अगर आप एक्यूज्ड बन गए, गलत बन गए या सही बन गए वो तो बाद की बात है। आप छूटोगे या नहीं छूटोगे, बेगुनाही साबित होगी नहीं होगी, परंतु आपको हर तारीख पे पर्सनली खुद ही अपीयर होना पड़ेगा कोर्ट में। हाँ, बहुत सारी कोर्ट्स के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी है, VC बोलते हैं, VC की फैसिलिटी है जहां आप ऑनलाइन अपीयर हो सकते हो। तो हो सकता है आपका फिजिकली आना जाना ट्रैवल करना बच जाए। कुछ अवस्थाओं में यदि वाकई आपके साथ कोई जेन्युइन दिक्कत है, आप कोई मेडिकली बीमार हो गए हो या कोई और दिक्कत हो गई है, तो आप अपने वकील के माध्यम से एक एग्जम्पशन एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं कि मैं इस तारीख पे अपीयर नहीं हो सकता इस कारण से। अगर जज साहब को वो कारण उचित लगता है, सही लगता है, तो वो ऑनरेबल कोर्ट आपको उस तारीख के लिए एग्जम्पशन दे सकती है कि चलो कोई बात नहीं, आप इस तारीख को अपीयर नहीं हुए तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कि भाई आपका जो ग्राउंड है वो झूठा है या सामने वाला पक्ष ऑब्जेक्शन कर रहा है या आपका पास्ट कंडक्ट ही ऐसा रहा है कि बार बार आप कोर्ट में आते ही नहीं हो या कोर्ट को ये लगता है कि आप जानबूझ के नहीं आ रहे हो, तो कोर्ट आपके ऊपर कॉस्ट यानी कि फाइन या जुर्माना भी लगा सकती है और अगर आप नहीं आए तो आपके खिलाफ वारंट भी इशू हो सकते हैं। तो ये दो राइट आपके नहीं बनते, आप ट्रांसफ़र नहीं करा सकते केस को और आप पर्सनल अपीयरेंस से परमानेंट बेसिस पे नहीं बच सकते, कभी कभी बच सकते हो।